नमस्कार सभी को। बुधवार के दिन अपना ये प्रोग्राम हो नहीं पाया था, तो इसलिए आज इस प्रोग्राम को हम लोग करने जा रहे हैं। एक आध मिनट वेट कर लेते हैं, अगर लोग आते हैं तो। सबको आवाज और स्क्रीन दिख रही है ना? क्लियर है ना? तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी एक मिनट हो गया है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, वो आज का जो विषय है वो है खेत की तैयारी कैसे करेंगे। उसके लिए कौन सी विधि है, कौन सी खाद डालनी है, किस मात्रा में डालनी है, और इसके लिए खर्चा कितना आता है, कितना अंतर रखना है। तो ये जो सारे सवाल जो होते हैं, इसके विषय में आप हम लोग आज जो है वो विस्तार से बात करेंगे। और सिर्फ जो है बात ही नहीं करेंगे, आज मैं आपको वीडियो भी लेके आया हूँ, और वीडियो के माध्यम से इसको हम सीखेंगे। और प्रोग्राम के अंत में जो है मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। वीडियो तो हमेशा यूट्यूब पे रहेगी, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पे कौन सी खाद डालनी है, और जो भी हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, उसका सारा लेखा जोखा पिक्चर के साथ जो है उस पीडीएफ में रहेगा। 5-6 पेज की पीडीएफ है, तो उसे आप हमेशा रख सकते हैं, और उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। कभी अगर आपको इमरजेंसी में देखना पड़े, या फिर कोई भी आपको तकलीफ आए, तो उससे भी आप जो है, उससे आपका काम बन जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि भाई खेत की तैयारी इतनी क्यों ज़रूरी है, और अक्सर जो है हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। होता यूँ है कि कभी किसी दिन अचानक से हमारे ख्याल में आता है कि चलो हम लोग को जो है सहजन लगाना है, या अनार लगाना है, या फिर अमरूद लगाना है, सीताफल लगाना है, या फिर पपया लगाना है। तो आज का जो विषय है, भले ही हम लोगों ने उसको टाइटल देखे रखा है कि सहजन सरगवो मोरिंगा की खेती कैसे करनी, खेतों की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन ये जो खेतों की तैयारी है, ये आप बाकी फल वृक्ष के लिए भी कर सकते हो। हर फल वृक्ष के लिए कोई अलग-अलग तरीका नहीं होता है। एक बेसिक बढ़िया तैयारी का जो है वो इसी वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप कोई और भी खेती करने जा रहे हो, या उसका कोई प्लानिंग है, तो ये जो सेम आज जो हम लोग बात करेंगे, ये आप उसके लिए भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अनार कर रहे हो, अमरूद करने जा रहे हो, किनुआ करने जा रहे हो, सीताफल करने जा रहे हो, तो ये सेम चीज़ें आप वहाँ पे भी लागू कर सकते हो। तो दिक्कत है कि
पर प्रॉब्लम ये है कि किसान भाई क्या करता है कि खेतों की तैयारी में अक्सर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कभी-कभी नॉलेज ठीक सरी तरीके से नहीं होता है, उसके तरीके का ज्ञान नहीं होता है कि किस तरीके से करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, वो नहीं पता होता है। या फिर दूसरी एक चीज़ होती है कि हड़बड़ी में सब कुछ कर लेते हैं। जल्दी-जल्दी में सब कुछ करना है, बीज लाना है, जल्दी से बीज बुआई करनी है या फिर पौधा लाना है, जल्दी से पौधे लगा देने हैं और किसी तरीके से काम जो है वो निपटाना है। और इसके चक्कर में आगे जाके जब पौधा बढ़ जाता है, चाहे वो कोई भी पौधा हो, उसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है या फिर पौधा मरना शुरू हो जाता है। फिर आगे जाके आपको फूल गिरने की समस्या आती है, फलियाँ बराबर से नहीं आती या फिर जो प्रोडक्शन है, उपज जो है, पैदावार जो है, वो बढ़िया से नहीं आ रही है। ये जो सारी दिक्कतें आगे आने वाली है और फिर उसके लिए आप जो है हरदम दवाई खोजते रहते हो, हरदम कोई खाद या कोई फ़ॉर्मूला खोजते रहते हो। लेकिन अगर आप ये खेतों की तैयारी बढ़िया तरीके से करोगे और उसके ऊपर पौधा या बीज लगाओगे, तो मैं कहता हूँ 50% तक की आपकी जो प्रॉब्लम है वो वैसे भी मिट जाएगी। कि पौधे खराब नहीं हो रहे, पौधे खराब हो रहे हैं या फिर पौधे का विकास नहीं हो रहा है या फिर पौधे पीले पड़ रहे हैं या फिर और कोई भी दिक्कत आ रही है, ये 50% जो प्रॉब्लम है, ये आपकी खेत की तैयारी अगर बढ़िया तरीके से है, तो उसी में आपके सारे प्रॉब्लम जो है वो नष्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम आपको आएंगे नहीं या फिर कम से कम आएंगे। तो वहां पे आपका खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा, पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तो हमें जो खर्चा करना है अभी, वो यहाँ पे करना है। एंड में मैं आपको खर्चे का भी लेखा जोखा भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर खर्चा किया है और कितना एक कुल मिला के खर्चा आता है, तो आप अपने हिसाब से उसको भी समझ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अभी इसकी, ठीक है। तो खेत की तैयारी कैसे करनी है, ये आज का विषय है। सबसे पहले जो है हमें वीडियो में चालू कर देता हूँ और बीच बीच में जो है मैं वीडियो पॉज कर दूंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है खेत की जुताई, गहरी जुताई आपको यहाँ पे सबसे पहले करनी है। तो इसको पहले देखते हैं। अब जुताई जो है वो आप ट्रैक्टर द्वारा कर सकते हो या फिर आप जो है सब सॉइलर द्वारा कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे ट्रैक्टर तो हर जगह वैसे भी मौजूद होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे सब सॉइलर है तो आप सब सॉइलर का उपयोग कर सकते हैं जुताई के लिए। अब जुताई क्यों जरूरी है, क्योंकि बात को समझो, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं करनी है, लेकिन बात को समझो कि जुताई करना क्यों जरूरी है। जुताई करने से क्या होता है कि जमीन की गहराई की जो मिट्टी की जो परत है वो कभी कभी सख्त होती है। तो जुताई करने से वो परत जो है वो हल्की हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। अब जमीन के नीचे की परत जब हल्की और मुलायम हो जाएगी तो आप जब पौधे लगाते हो, उसकी जड़ें जब नीचे नीचे जाना शुरू होती है, तो वहां की मिट्टी अगर सख्त होगी तो जड़ों को बढ़ने में या फिर मिट्टी में प्रवेश करने में काफी तकलीफ होती है। ऐसे दौरान में आपके पौधे कभी कभी पीले पड़ जाते हैं या फिर वहां पे पानी जमा हो जाता है या फिर वहां पे जड़ों का विकास ठीक से नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए पहले से ही हमें जो है वो जुताई करनी है ताकि नीचे की जो परत है मिट्टी की वो भी एकदम मुलायम हो जाए, ठीक है। और वहां पे जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो जाएगा। जड़ों का विकास अच्छा होगा तो पौधे का विकास भी अपने आप अच्छा होगा। वहां पे आपको कोई अलग से दवा और खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको वहां पे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम करना है, गहरी जुताई करनी है। सबसॉइलर अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो सबसॉइलर का उपयोग करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ट्रैक्टर द्वारा, वैसे भी ट्रैक्टर हर जगह उपलब्ध होते हैं, ट्रैक्टर द्वारा आपको अच्छे से गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद दूसरा काम करना है आपको, रोटावेटर का इस्तेमाल करना है। रोटावेटर का इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि ये जो ढेले बने हुए आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ढेलों को भी आपको मुलायम करना जरूरी है। क्यों करना है, क्योंकि आगे जाके हमें इसमें बेड बनाना है। अभी आपने ढेले देखे, अभी यहाँ पे देखो रोटावेटर एकदम से चला लिया, मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो गई, यहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट हो गई, यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप बेड बना सकते हो अच्छी तरीके से और आगे की गतिविधियां जो है वो
आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले जुताई हो गई, उसके बाद आपको रोटावेटर चलाना है। ठीक है, तो रोटावेटर यहाँ पे चला दिया। रोटावेटर के बाद तीसरी चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अगर आपके खेतों में स्लोप या ढाल नहीं बनी हुई है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके जब बरसात होगी, अब बरसात का अनुमान आप पहले से ही नहीं लगा सकते हो। कभी कभी बरसात ज्यादा होती है, ऐसे इलाके में जो ड्राई एरिया है वहां पे भी बरसात होती है और कभी कभी ज्यादा बरसात होती है। ऐसे वक्त में अगर आपके खेतों में ढाल बनी हुई है, स्लोप बना हुआ है, तो पानी जो है वो एक जगह पे रुकेगा नहीं। क्योंकि पानी जब रुकता है, मान लीजिए आपके 1 साल 2 साल के पौधे हैं और आपका जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है, टेबल टॉप है, तो जब बारिश गिरती है, आपने बेड बनाए हुए हैं, उसके बीच में क्या हो जाता है कि पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है, उसकी आपके जो पौधे हैं 1 2 साल 3 साल 4 साल के जो आपने पौधे इतने संभाले हुए हैं, उसकी जड़ें सड़ने लगती है, पौधा सड़ने लगता है और आपके 2 2 4 4 साल के जो वृक्ष है वो गिर जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो जो फसल, जो पौधा 8 साल तक चलने वाला था, 6 साल तक आपको पैदावार देने वाला था, वो 3 या 4 साल में ही खत्म हो गया, या हो सकता है दूसरे ही साल वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी जमा हुआ है। अब वहां पे उसके बाद आप फिर पानी निकालने की कोशिश करते हो, वहां पे खर्चा करना शुरू कर देते हो। खर्चा तो आपको वैसे भी वहां पे करना है, लेकिन उस खर्चे का मतलब ही क्या, जब ऑलरेडी आपका यहाँ पे नुकसान हो गया है। आपका 2 साल का पौधा 4 साल का पौधा मर चुका है, अब जा चुका है, अब वो पैदावार आपको नहीं मिलने वाली है। तो सिर्फ आपका 2 या 4 साल का नुकसान नहीं हुआ, आगे जाके जो आपको फसल मिलने वाली है वो आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो जब आप कोई बगीचा बनाते हो, कोई भी फल वृक्ष लगाते हो, तो इस हिसाब से आप लगाओ कि इसको आप कम से कम 5 से लेके 8 साल तक इसको आप रखने वाले हो। बढ़िया इसमें फायदा होता है अगर कम से कम आप 5 से 8 साल के दौरान तक उसको प्लानिंग करके लगाओ। 1 2 साल के लिए फल वृक्ष की खेती नहीं होती है, उसके लिए जो भी आप पैसे डालते हो वो 1 2 साल में कभी कभी नहीं निकलते। आप लंबे समय की प्लानिंग करो। तो अगर आपके खेतों में ढाल बनी हुई नहीं है तो वहां पे आपको थोड़ा सा ढाल बनाना जरूरी है। पहले ही आप थोड़ा सा खर्चा कर लो, एक ही बार खर्चा करना है, उसके बाद एक बार ढाल बन गई, आपको बार बार खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है और दोबारा पानी वहां पे रुकेगा नहीं, पानी स्लोप से नीचे चला जाएगा। तो ढाल बना लीजिए एक बार। ठीक है, अब आ, आगे का देखते हैं कि जल निकासी वाली नाली। कभी कभी पानी, ढाल आपने बनाई हुई है, सब कुछ करा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी रुक जाता है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है वहां पे, या फिर आपने ऐसी मिट्टी का चुनाव किया है जो पानी पकड़ के रखती है, या फिर बहाव के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे समय अगर अगर आपको पूर्वानुभव है, वैसे आपको अनुभव रहता है कि आपके यहाँ पे खेतों में कितना पानी जमा होता है, आपके यहाँ पे कितनी बारिश होती है, ये आपको हमेशा पता होता है। तो जल निकासी वाली नाली होना जरूरी है, ताकि किसी दिन अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पानी जाने के लिए एक साइड से जो है वो जगह बनी रहे। बिल्कुल खेतों में पानी रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके की खेती कर रहे हो। तो 2 फीट गहरी और 2 से 3 फीट चौड़ी वाली नाली एक बार आप बना दो, आप जो है वो टेंशन मुक्त हो जाओगे कि भाई मैंने स्लोप बना दिया है, मैंने जो है वो नाली बना दिए। तो आपने जो है प्रॉपरली प्लानिंग कर दिया है, ताकि आगे जाके आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि नुकसान के बाद, नुकसान तो हो ही रहा है, फिर खर्चा भी कर रहे हो, तो पहले ही खर्चा कर लो, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। और जो नुकसान नहीं होगा वही हमारा फायदा है सबसे पहले, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। तो जहां पे आपने नाली नहीं बनाई हुई है तो वहां पे आप पहले से इसको आप प्रिपेयर कर लो, नाली बना के रख दो। बारिश का सीजन हर साल आता है। ठीक है, उसके बाद नाली बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है डिस्टेंस चूज करना है कि आपने कितने अंतर पे, मतलब लाइन टू लाइन अपना कितने अंतर रखना है। या तो आप 10 फीट रख सकते हो या तो फिर 12 फीट रख सकते हो। 12 फीट रखने के ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि 12 फीट में आप एक बड़ा ट्रैक्टर उसके अंदर से गुजार सकते हो। बड़ा ट्रैक्टर आप गुजार सकते हो उसके अंदर। आपके यहाँ पे अगर आप खेती बड़े पैमाने में कर रहे हो तो वहां पे आप ब्लोअर, ट्रैक्टर ये सब कर सकते हो।
तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि आप वहां पे अंतर फसल पूरे साल भर ले सकते हो, अगर आप 12 फीट का डिस्टेंस रखते हो तो। अगर आपको 12 फीट डिस्टेंस नहीं रखना है, अंतर फसल नहीं लेनी है, तो आप 10 फीट रख सकते हो। 10 फीट के अंदर आप छोटा ट्रैक्टर जो है वो उसके अंदर चल जाता है, ठीक है। और साल में एक बार आप जो है उसके अंदर अंतर फसल जो है वो आप कर सकते हो। इसके 10 फीट से कम जो है, लाइन टू लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, 10 फीट से कम जो है अंतर यहाँ पे हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना अंतर कम लोगे उतना आपको लेबर का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। उसके अंदर आप ट्रैक्टर वगैरह नहीं चला सकते हो। दूसरी चीज, उसके अंदर आप अंतर फसल नहीं ले सकते हो। और अंतर फसल, सहजन मोरिंगा का जो खेत है इसके अंदर अंतर फसल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेदर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। तो किसी साल अगर आपकी फसल नहीं बन पाई, रेट अच्छे नहीं मिल पाए, तो कम से कम आपने जो इतना सारा खर्चा करा हुआ है वो कम से कम आपकी अंतर फसल से 50% तो निकले। तो उसकी वजह से अंतर फसल को ध्यान में रखते हुए और ट्रैक्टर और बाकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 10 फीट या 12 फीट, इन दोनों में से कोई एक अंतर आपको चूज करना है। इसके अंदर जो है नहीं आना है आपको, ठीक है। तो 10 फीट की आपको जो है पूरी मार्किंग कर लेनी है पूरे खेतों में। पूरे 10 फीट का यहां से लेके वहां तक आपको जो है चूना लीजिए या फिर सफेद वाली जो फक्की आती है उसके आप पूरा ट्रैक्टर से पूरा लाइन पूरा मार्किंग कर लीजिए। वहां पे पूरे 10 फीट पे या 12 फीट पे पूरी मार्किंग होनी चाहिए वहां पे। ये सारा मार्किंग आप कर लेंगे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको चौथा क्या करना है, बेड तैयार करना है। अब मार्किंग क्यों करनी है, तो ताकि आपका ट्रैक्टर जो है बिल्कुल सीधी लाइन पे उस मार्किंग पे चल सके। इस वीडियो को मैं एंड में दोबारा दिखाऊंगा आप चाहिए तो, ताकि बीच बीच में जो बंद पड़ रहा है वो आपको एक साथ देखने को भी मिले। अगर आप चाहिए तो वो एंड में भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये क्यों करना है। तो लाइन टू लाइन आपने मार्किंग कर ली। अब ये ट्रैक्टर को देख लीजिए, ट्रैक्टर सीधा कैसे चलेगा, 10 फीट पे या 12 फीट पे ट्रैक्टर सीधा कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी लाइन की मार्किंग करी हुई है। उसके ऊपर ट्रैक्टर वाला जो है बिल्कुल सीधी लाइन में बेड निकाल सकता है। तो इस बंदे ने जो है पूरी 10 फीट पे या 12 फीट पे अच्छे से बढ़िया से वहां पे बेड निकालना शुरू कर दिया है। बेड जरूरी है, ये मत पूछिए कि हम बेड नहीं तैयार करेंगे। आपको धीरे धीरे बेड, ड्रिप, इन सब का उपयोग करना सीखना पड़ेगा आपको, और ये करना पड़ेगा, क्योंकि खेती की तकनीकें चेंज होती जा रही है, इसमें बदलाव आते जा रहे हैं। और अगर हम पुराने ही तौर तरीकों को पकड़ के बैठेंगे तो खेती में अब फायदा नहीं होने वाला है। मौसम में बदलाव आ रहे हैं, मिट्टी में बदलाव आ रहे हैं, तो हमें भी अब जो है खेती में बदलाव करने पड़ेंगे। तो बेड आपको तैयार करना पड़ेगा। बेड का औजार मिलता है वहां पे बेड बनाने का, उससे आप बना सकते हो बेड। तो बेड करना जरूरी है क्या, ये सवाल मत पूछिए। बेड करना बहुत जरूरी है, हम बिना बेड के कोई भी खेती नहीं करते हैं आज की डेट में। तो बेड आपको बनाना तो पड़ेगा ही। तो बेड बना लीजिए, जो भी आपने 10 फीट या 12 फीट का डिस्टेंस आपने चूज कर लिया है, लाइन वहां पे आपने खींच लिए हर 10 फीट पे। उस 10 फीट पे ये ट्रैक्टर चलेगा, वहां पे बिल्कुल सीधी लाइन में आपके बेड बनेंगे, ठीक है। आपने बेड बना लिए। बेड बनाने के बाद अगला क्या करना है आपको, ड्रिप की लाइन को बिछाना है। तो ड्रिप की लाइन यहाँ पे जो है आप ड्रिप की लाइन बिछाओगे। उसके बाद ड्रिप का जो भी चोकअप होता है, ब्लॉकेज होता है, लीकेज होता है कभी कभी, ये सब आपको पहले ही चेक कर लेना है। ड्रिप की लाइन आपने बिछा ली, फिर आपको पानी छोड़ना है। आपको देखना है कि हर जगह पे पानी बराबर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, ठीक है। अगर पानी ब्लॉकेज है, चोकअप है, लीकेज है, तो एसिड ट्रीटमेंट करके जो है पूरा ब्लॉकेज और लीकेज जो है, लीकेज आपको पूरा निकाल के, ब्लॉकेज आपको पूरा निकाल के बिल्कुल बढ़िया से ड्रिप लाइन जो है वो सेट कर देनी है वहां पे। तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे अपने को 2 ड्रिप लाइन की जरूरत पड़ेगी। अभी जो है कभी कभी जो होता है कि ये जो सवाल पूछते हैं कि 2 ड्रिप लाइन की जरूरत है क्या, हाँ है, 2 ड्रिप लाइन की जरूरत है। क्योंकि जितना आपका सरफेस एरिया गीला होगा उतनी आपकी जो है जड़ें बढ़ेगी। अगर आपकी ड्रिप एक ही साइड में है
या एक ही ड्रिप आपने लगाई हुई है तो आपका सरफेस एरिया कम भीगता है। वही अगर आपने 2 ड्रिप लाइन लगाई हुई है तो सरफेस एरिया आपका ज़्यादा भीगता है, दोनों तरफ से भीगता है और जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो आपका जो तना होता है उसका भी साइज आपका बड़ा होता है। तने का साइज बड़ा होगा तो आपके यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़िया मिलेगी। ब्रांचिंग बढ़िया मिलेगी तो उसके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो फल ज़्यादा लगेंगे। फल ज़्यादा लगेंगे, उसका वजन भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। और ये सिर्फ किस वजह से हुआ है? सिर्फ आपने एक एक्स्ट्रा ड्रिप की लाइन डाल दी। तो कभी कभी लगता है कि भाई ड्रिप का कितना खर्चा करना है यहाँ पे, लेकिन 1 साल के अंदर या फिर जिस दिन आपकी पहली फसल आ जाएगी वो ड्रिप का खर्चा आपका जो है वो पौधा निकाल देगा, क्योंकि उतनी बढ़िया उसकी ग्रोथ होती है उस समय में। तो यहाँ पे आपको 5वां काम करना है, ड्रिप की लाइन को बिछाना है, चोकअप, ब्लॉकेज, लीकेज, एसिड ट्रीटमेंट करके बिल्कुल रेडी कर देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया 5वां काम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ड्रिप की लाइन हम लोगों ने बिछा दी, दो लाइन बिछा दिए। यहाँ पे अंतर कितना रखा हुआ है? इस ड्रिप लाइन का अंतर है 2 फीट रखा हुआ है। मतलब बीच में पौधा आएगा, पौधे के दाएं साइड एक ड्रिप की लाइन होगी, पौधे के 1 फीट बाएं साइड जो है वो ड्रिप की लाइन होगी। मतलब 2 फीट का अंतर ड्रिप की लाइन के बीच में होगा। इसके बीच में आप पौधा लगाओगे। ज्यादा पास में भी नहीं लगाना है और ज्यादा दूर भी नहीं लगाना है। ज्यादा अगर आप पास में लगाते हो तो पानी पौधे के तने को लगता है, पौधा सड़ जाता है, वहां पे सड़न शुरू हो जाती है। और ज्यादा अगर दूर लगाते हो तो पानी का वेस्टेज होगा और शुरुआत के दिनों में जब आप पौधा छोटा होता है तो पौधे तक पानी पहुंच नहीं पाता या आपको बहुत ज्यादा देर तक पानी देना पड़ता है। तो उसके बीच में आप रखिए, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन पौधे के 1 फीट इधर रखिए और पौधे के 1 फीट इधर रखिए दाएं बाएं में। तो 2 फीट का अंतर आप ड्रिप लाइन के बीच में इसको रख सकते हो। तो इस तरीके से ड्रिप लाइन जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपने बिछा दी। अब ड्रिप लाइन आपने बढ़िया तरीके से बिछा दी। अब आपको आगे क्या करना है? आपको पौधे से पौधे वाली मार्किंग करनी है। आपने लाइन से लाइन वाली मार्किंग कर ली, 10 फीट या 12 फीट का आपने जो है डिस्टेंस रख लिया, बेड निकाल लिए, उसके ऊपर ड्रिप की लाइन रख ली। अब हमें क्या है, अपने को पौधे कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रखने हैं उसकी मार्किंग करनी है, पौधे से पौधे वाली मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे जो है अगर आप सीताफल लगा रहे हो, अमरूद लगा रहे हो या फिर सहजन लगा रहे हो तो इसका डिस्टेंस आप 8 फीट रखिए। 8 फीट से कम जो है वो डिस्टेंस मत रखिए, क्योंकि पौधे की ग्रोथ को जगह चाहिए। जगह क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे सनलाइट और हवा आना जरूरी होता है। अगर वहां पे सनलाइट गिरती है अच्छे से तो वहां पे जो है वो डिसीज कम आएगा, फ्लावरिंग बढ़िया रहेगी, पौधे में शाइनिंग जो है वो बढ़िया रहेगी, पौधे में जो है कोई फंगस, फफूंद या कोई कीट रोग वगैरह होगा वो नहीं होगा। कभी कभी जमीन के अंदर नेमाटोड्स आते हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं फैलेंगे। अगर कोई बारिश के दौरान डिसीज आती है तो वो जल्दी नहीं फैलेगी। नेचुरल रेमेडी है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। अगर आपने बहुत ज्यादा 5 बाय 5 फीट पे लगा रखा है, 6 बाय 6 फीट पे लगा रखा है, अगर आपने ऐसी जमीन का चुनाव किया है जहां पे पौधे की ग्रोथ बढ़िया होती है और वहां पे अगर आपने बहुत कम डिस्टेंस में लगाया है तो वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, जहां सनलाइट नहीं है वहां फफूंद आना शुरू हो जाएगा, वहां पे बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएगा, वहां पे वायरस आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके ऊपर हम लोग खर्चा करना शुरू कर देते हैं, पैदावार घट जाती है और इस तरीके से बगीचे के बगीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सनलाइट जो फ्री में है उसका तो उपयोग कर लो आप। तो इसीलिए 8 फीट से नीचे जो है वो डिस्टेंस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 7.5 फीट ले लो। लेकिन 7 फीट कौन रख सकते हैं या 6 फीट अगर आपको रखना है, अगर आपकी जमीन सैंडी सॉइल है, बिल्कुल मतलब आपकी जमीन में बिल्कुल अन्न द्रव्य जो है ज्यादा मात्रा में नहीं है, मूलतः जो मिट्टी के अन्न द्रव्य होते हैं, अगर आपने मिट्टी की टेस्टिंग कराई हो तो आपको पता होगा ये सब चीजें। मिट्टी की टेस्टिंग और पानी पकड़ने की क्षमता,
अगर पानी पकड़ने की क्षमता बहुत ही कम है, सैंडी सॉइल है, बिल्कुल बालू मिट्टी है और इसमें पानी बहुत जल्दी ज़्यादा नीचे चला जाता है, अगर आप कोई पेड़ भी लगाते हो तो उसकी ज़्यादा शाखीय ग्रोथ नहीं होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बिल्कुल ज़्यादा नहीं होती है, पेड़ उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो उसी मिट्टी में सिर्फ आप जो है 6 फीट का डिस्टेंस रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पेड़ों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टेंस कम किया तो भी चल जाएगा, सनलाइट बराबर से वहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आपकी ज़मीन बहुत ही बढ़िया उपजाऊ है और वहाँ पे पेड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, फसल बहुत बढ़िया आती है, तो वहाँ पे बिल्कुल आप 6 फीट का डिस्टेंस मत रखिए, 8 फीट डिस्टेंस रखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5-50 पेड़ आपके जो है खेतों में कम आपने लगा दिए तो। जितना ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि अपने को जो बगीचा है वो 5 से 8 साल, कम से कम 8 साल का अपना टारगेट है कि 8 साल के नीचे हम इसको उतारेंगे ही नहीं। तो 8 साल में सोचो पौधे की ग्रोथ क्या होगी, वो पेड़ कितना बढ़िया होगा और उस पेड़ में कितने अच्छे फल लग सकते हैं और कितनी बढ़िया पैदावार दे सकता है वो। तो उसको सोचो आप, उसको सोच के आज आप जो है वो तैयारी करोगे। अभी जो सब्जी की फसल है उस तरीके से नहीं सोचना है। फल वृक्ष लगा रहे हो तो फल वृक्ष की तरह ही सोचना है आपको। ये फल वृक्ष मुझे 8 साल तक चलाने हैं, तो जो खर्चा करना है मैं बढ़िया अभी से करूँगा, प्लानिंग में अभी बढ़िया करूँगा ताकि 8 साल तक जो है मुझे ज़्यादा तकलीफ हो ही नहीं इसमें। और इसमें बहुत कम काम करना पड़ता है। अगर आपने प्लानिंग पहले बढ़िया करके रखी हो, थोड़ा-सा लेट किया तो भी चलेगा, अगले साल किया तो भी चलेगा, अगले सीज़न में किया तो भी चलेगा, लेकिन ये सारा प्रॉपरली प्लानिंग पहले आप कर लो। हम लोग किसान जो है वो हरदम प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, सीज़न बिल्कुल नहीं देखते हैं, पड़ोसी ने लगा दिया, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, किसी यूट्यूब चैनल ने कह दिया लगाओ या नर्सरी वाले ने कह दिया कि अभी-अभी लगा दो, अभी नहीं लगाना है। पहले प्रॉपरली प्लानिंग करनी है, खेतों को बढ़िया से तैयार करना है, सीज़न देखना है कि कौन-सा बढ़िया सीज़न है, उसके बाद हम लोग जो है फल वृक्ष कोई भी इसमें लगाएँगे ताकि वो कम से कम 8 साल तक आपको जो है बिल्कुल बढ़िया पैदावार देता रहेगा और आपका खर्च ऑटोमेटिकली इसमें कम हो जाएगा क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग बढ़िया करके रखी हुई है। तो 8 फीट जो है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मार्किंग यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, रस्सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ये जो रस्सी है रस्सी लगा के यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे हो रही है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पौधे से पौधे की मार्किंग। अब मार्किंग के बाद क्या करना है आपको, उस मार्किंग में जहां पे आपने मार्किंग करी हुई है हर 8 फीट पे, तो पूरे खेत में जो है आपको खाद बिखेरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पौधा लगाना है 8 फीट पे या फिर जो भी आपने डिस्टेंस रखा हुआ है, 6 फीट रखा हुआ है, 8 फीट रखा हुआ है या फिर 10 फीट रखा हुआ है, तो जो भी आपने डिस्टेंस रखा हुआ है वहां पे आपने सिर्फ वहीं पे खाद डालनी है, क्योंकि पौधा अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि सारे खेतों में आपने खाद बिखेर दिए। खाद भी इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि पूरे खाद जो है खेतों में सब बिखर बिखर के डाल दिया है। तो पूरी खाद भर के क्या खाद डालनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो सारी खाद जैसे कि गोबर खाद हो गया ये सब यहाँ पे बोरे में डाल के हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वहां पे रखी हुई है ताकि लेबर को आसानी हो इसके डालने में। अदरवाइज लेबर को किसी एक जगह से उठाना और पूरे खेत में घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अगर ना हम लोगों ने जो है बोरिया भर के थोड़ी थोड़ी यहाँ पे पहले से डाल के रखी है ताकि लेबर जो है वो बढ़िया से इसमें खाद डाल सके। तो यहाँ पे 8 फीट का जो है डिस्टेंस हम लोगों ने रखा हुआ है, अंतर रखा हुआ है। 8 फीट के अंदर जो है अब यहाँ पे हम लोग जो है खाद डालना शुरू करेंगे। अब खाद कौन सी डालनी है आपको यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ। हर एक पौधे को, हर एक पौधे जहां आपने मार्किंग करी है वहां पे आपने गोबर खाद 10 किलो, 10 किलो का मतलब कितना होता है, 2 पार्टी घमेला जो होता है ना वो करीबन 4 से 5 किलो का होता है, तो वो 2 पार्टी आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो वो बिल्कुल आपको डालनी है, 1 किलो डालिए, अगर आप ज्यादा भी डाल सकते हो तो ज्यादा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक कल्चर आपको बनाना है, ठीक है, ऑर्गेनिक कल्चर ½ किलो खेतों में बना के आपको इसमें डालना है।
ऑर्गेनिक कल्चर कैसे बनाना है इसके ऊपर बिल्कुल अलग से एक वीडियो या सेशन जो है हम लोग ले लेंगे इसके अंदर। अभी आप जो है अभी ये समझ लो, गोबर खाद 10 किलो, केचुआ खाद 1 किलो, ऑर्गेनिक कल्चर 500 ग्राम, डीएपी यानी कि 1846 जो आता है वो 100 ग्राम और पोटैश 50 ग्राम। ये सब आपको जहां पे आपने पौधे से पौधे की मार्किंग करी हुई है वहां पे आपको डालना है। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोबर खाद डाली हुई है पहले, और यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक कल्चर और बाकी रासायनिक खाद हर एक मार्किंग पे देख, आप यहाँ पे देखिए सब जगह नहीं डाल रहे, सिर्फ जहां पे मार्किंग करी हुई है 8-8 फीट पे जहां पे हमें पौधे लगाने हैं सिर्फ वहीं पे वो खाद जो है हम लोग डाल रहे हैं, ताकि जो है इकोनॉमिकल रहे, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े और पैसे की भी वहां पे थोड़ी बहुत बचत हो। ठीक है, अब वहां पे आपने सारी खाद वहां पे डाल दी। अब उसको जो है आपको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पे जो है मिट्टी में मिक्स, यहाँ पे ये जो है लेबर मिट्टी में पूरी तरह से उसको मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, गोबर खाद है या ऑर्गेनिक कल्चर है, जो भी ऑर्गेनिक खाद आप यहाँ पे डाल रहे हो वो बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए। वो गोबर खाद जो है कम से कम 8 से 9 महीने पुराना होना चाहिए, बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए। उसमें अगर आप स्मेल लेते हो तो उसमें मिट्टी जैसी स्मेल आना शुरू हो जाती है और बिल्कुल हल्का होता है। इस तरीके का गोबर खाद आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप कच्चा गोबर या कच्चा कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ यहाँ पे डालते हो और उसके ऊपर अगर पौधा लगाते हो तो क्या हो, और उसके बाद आप जब पानी देते हो तो क्या होता है, वो गोबर खाद जो कच्चा है वो वहां पे सड़ना शुरू हो जाता है। वो वहां पे सड़ना शुरू हो जाता है, वहां पे जो है हीट तैयार होना शुरू हो जाती है और वो आपके पौधे को अफेक्ट करना शुरू हो जाती है। उस सड़न प्रक्रिया के दौरान जो है हो सकता है वहां पे कोई डिसीज आना शुरू हो जाए, कोई फफूंद आना शुरू हो जाए, इल्लियां आना शुरू हो जाए। ये सारी चीजें उस सड़न के दौरान हो सकता है वहां पे शुरू हो जाती है और फिर आपके पौधे पीले पड़ने लगते हैं, पौधे मरने लगते हैं, पौधे गिरने लगते हैं। तो खाद जो है, ऑर्गेनिक खाद जो है वो बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए, कम से कम 8 महीने पुराना होना चाहिए, बिल्कुल काला होता है वो। ठीक है, वो आप यहाँ पे डालिए और उसको आप बढ़िया तरीके से मिश्रित आपको करना है, नहीं तो फिर ये गोबर खाद जो है वो भी आपको प्रॉब्लम दे देगा बाद में। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसको हम लोगों ने बढ़िया तरीके से जो है इसमें मिक्सिंग कर दिया। ये जो सारी खाद डाली हुई थी, गोबर खाद, केचुआ खाद, रासायनिक खाद, जो भी डाला हुआ था यहाँ पे वो बिल्कुल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे खाद डाल के ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपका अब रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, इसके ऊपर आप मल्चिंग पेपर डाल सकते हो। ठीक है, जो कि मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अगर बारिश के दिनों के आसपास अगर आप इसको लगा रहे हो, मतलब अप्रैल मई के आसपास या जून जुलाई के अगर आपका आसपास अगर आप बुआई करने जा रहे हो या फिर रोपाई करने जा रहे हो, तो आप मल्चिंग पेपर बेशक इसको आपको यूज करना है। मल्चिंग पेपर का भले आप 20 माइक्रोन का यूज कर लो, लेकिन आपको मल्चिंग पेपर का यूज करना है, क्योंकि अगर आप मल्चिंग पेपर नहीं यूज करते हो, उसका नहीं उपयोग करते हो, तो यहाँ पे खरपतवार सारी उग आएगी, खरपतवार उग आएगी। अब यहाँ पे आप जो है खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पौधे अपने अभी बहुत छोटे हैं, खरपतवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लेबर लगाना पड़ता है, और पूरे जून से लेके अक्टूबर तक आप कितनी बार लेबर लगाओगे? आपने अगर एक टाइम का खर्चा निकाल लिया लेबर का, तो कम से कम होता है 3 से 4 हजार रुपए की लेबर एक टाइम का लगती है। और अगर आप 3 से 4 महीने में अगर ये, और जैसी लेबर एक बार राउंड लगा लेता है, पूरी खरपतवार निकाल लेता है, उसके पीछे पीछे तुरंत दूसरी खरपतवार आना शुरू हो जाती है। तो आप ये कब तक करोगे? तो इसके पीछे आपके 10-15 हजार रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं, और लेबर के पीछे अलग से लगना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे मल्चिंग का उपयोग कर लो जब आपके पौधे छोटे होते हैं। जब आपने बुआई करनी है या बीजाई करनी है, दोनों भी परिस्थिति में आपको जो है, जब आप बुआई करते हो उस समय पहली बार बिल्कुल आप बेशक मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल आप कर लो। ये आपके बहुत ही फायदे का रहेगा, क्योंकि आपको लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खरपतवार आपको नुकसान नहीं करेगी, और पौधा बढ़िया तरीके से वहां पे
ग्रो करेगा। तो इसी को देखते हैं। अगर किसी को बिल्कुल मल्चिंग पेपर नहीं करना है, ठीक है, उनको लगता है कि वो खरपतवार ऐसे ही मैनेज कर लेंगे बिना खर्चे के, तो आप सीधा उसके ऊपर जो है ये जो मैंने दिखाया था यहाँ पे ये एक बार आपने खाद वगैरह मिक्स कर ली, इसके ऊपर आप जो है बीज, उसके बाद आप पूरा बेड एक बार पानी से भिगो दीजिए, पूरी रात भर ड्रिप लाइन को चलने दीजिए। उसके बाद जो है वहां पे बुआई या फिर रोपाई जो है वो बिल्कुल आप वहां पे कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। और अगर नहीं करना है तो आपको पहले वहां पे मल्चिंग डालना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है कि खाद डाल दी, उसके बाद सीधा मैंने बुआई या फिर रोपाई कर दी, क्योंकि हमको मल्चिंग यूज नहीं करना है, लेकिन मल्चिंग यूज करिए शुरुआत में, क्योंकि खरपतवार प्रॉब्लम करती है छोटे पौधे में, और उसको काफी खर्चा आता है लेबर के, तो वो खर्चा हमें नहीं करना है, हमको आसान तरीके से खेती करनी है। तो मल्चिंग पेपर का देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे खाद आपने मिक्स कर दी, खाद आपने मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे मल्चिंग पेपर का यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये मल्चिंग पेपर यहाँ पे डाल रहे हैं आप। 20 माइक्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो जो 2 से 3 महीने तक चलता है, और अगर आप 25 से 30 माइक्रोन का इस्तेमाल करते हो तो वो कम से कम 6 से 8 महीने तक चलता है। तो अगर आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, 25 से 30 माइक्रोन का जो आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 2200 से 2400 तक आता है। अगर उतना खर्चा नहीं करना है आपको, आप 20 माइक्रोन का डाल दीजिए। 1200 से 1500 रुपए में एक बंडल आता है, 1 एकड़ में 4 बंडल लगते हैं। तो 4 से 5 हजार रुपए का सिर्फ खर्चा है इसमें, ठीक है। लेबर का खर्चा आपका दुगना है, कम से कम 10 या 12 हजार का खर्चा है जून से लेके अक्टूबर तक, तो वो हमें नहीं करना है। ये कर लो आप, 20 माइक्रोन का एक बार डाल दो। अगर वो 2-2.5 महीने या 3 महीने में चल जाता है, तब तक पौधे आपके काफी बड़े हो जाते हैं, खरपतवार आपको उतनी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, या फिर बाद में आप उसको वीड कटर से उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो खेत है मल्चिंग डाल के पूरा एकदम से प्रिपेयर हो गया। ये आपने देखा कहां से शुरुआत करी थी, अब खेत किस तरीके से लग रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मल्चिंग डालते हो तो पहले जो आपने पौधे से पौधे वाली मार्किंग करी थी, वो मार्किंग अब मल्चिंग के नीचे चली जाती है। तो हो सकता है यहाँ पे जो है आपको दोबारा से आपको यहाँ पे मार्किंग जो है वो करनी पड़ेगी। यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी किया जा सकता था, हम लोगों ने वो नहीं किया। थोड़ा सा अगर आप लंबा लाइन खींचोगे मल्चिंग के बाहर भी, तो वहां पे आपको दिख जाता है कि यहाँ पे हम लोगों ने पौधा की लाइन बनाई थी, लेकिन या इस दौरान हम लोगों को वो समझ में नहीं आया, हम लोगों ने किया नहीं वो। और फिर मल्चिंग के नीचे क्या हो गया कि वो लाइन चली गई, तो उसको हम लोग को जो है दोबारा पौधे से पौधे की दूरी वाली मार्किंग हमको बनानी पड़ेगी। लेकिन वो आप पहले से ही थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हो तो ये काम आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इस काम से आप बच सकते हो। तो कुछ काम जो है वो थोड़ा सा अनुभव के साथ ही आते हैं। तो पौधे से पौधे वाली मार्किंग आपने कर ली मल्चिंग के ऊपर 8 फीट वाली, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वहां पे मल्चिंग के ऊपर आपने जो है बिल्कुल मल्चिंग से छेद करना है आपको। तो ये एक तरीका है, ये अब तो पुराना हो चुका है तरीका। अब तो वो बैटरी वाली मशीन आती है, मेरे ख्याल से 1000-1100 रुपए में वो मशीन आती है, जो अपना बैटरी स्प्रेयर पंप होता है 15 लीटर का, उसको इलेक्ट्रॉनिक उसको जोड़ दो और वो काम करता रहता है, वो एक आ गया है। ये तो हमारे यहाँ गांव में अभी तो ऐसे ही चलता है ये वाला सिस्टम। तो इससे भी आप कर सकते हो। इसके अंदर कोयला जलाया हुआ है, और ये तो आप किसी भी लोहे वाले से बनवा के ले सकते हो, एक रॉड और जो कटोरा होता है अपना घर का कटोरा, तो वो रॉड कटेरों को आप अटैच कर लो, वेल्डिंग करा लो उसकी थोड़ी सी, और उसको गर्म करके आप जो है ये भी जुगाड़ आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन ये सब करना नहीं है तो 1000-1100 में इसकी मशीन मिल जाती है जो बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, उसको भी आप मार्केट से लेके आके इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको हर मार्किंग पे जो है वो छेद करना है, ठीक है। तो मल्चिंग कर ली, मल्चिंग के ऊपर आपने पौधे से पौधे जो 8 फीट वाली मार्किंग है वो पूरी वहां पे कर ली, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आपको बीज जो है वो आपको पानी में, आपका लैंड प्रिपरेशन जो है, खेत की तैयारी जो है वो हो चुकी है वहां पे। अब आपको क्या करना है कि बीजों को 24 घंटे तक पानी में
भिगो के रखना है बुआई से पहले। तो इस तरीके से एक बाल्टी में जो है जितने भी आपको बीज लगने वाले हैं वो बाल्टी में 24 घंटे के लिए भिगो के छांव में हम लोगों ने रख दिए। ठीक है, इस तरीके से बीज भीग रहे। दूसरे दिन बुआई से पहले जो है इन बीजों को हम लोगों ने निकाल दिया। इन बीजों के ऊपर बीज प्रक्रिया करनी है। ये बीज प्रक्रिया कैसे करनी है ये पीडीएफ में मैंने लिखा हुआ है पूरा। तो पीडीएफ जिनको चाहिए आप मुझे एंड में व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और उसके अंदर बीज प्रक्रिया कैसे करनी है, क्या प्रक्रिया है, वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। जो हम लोग आपको बीज देते हैं वो बीजों के साथ बीज प्रक्रिया करने के लिए दवाई आती है ताकि आपको बाहर ढूंढना नहीं पड़े और उसी से आप बीज प्रक्रिया कर सकते हो। वहां पे भी आपका खर्चा बच जाता है। तो बीज 24 घंटे के लिए भिगो दिए आपने। उसके बाद यहाँ पे जो है 24 घंटे, अगले दिन 24 घंटे के बाद बुआई से पहले आपको बीज प्रक्रिया करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीज प्रक्रिया करके जो है यहाँ पे छाव में सुखा दिया बीज प्रक्रिया और उसके बाद तुरंत बुआई। बीज प्रक्रिया करके तुरंत आपको बुआई कर देनी है। अब बुआई कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, बुआई बहुत ही आसान है। और ये जो आपका सवाल रहता है कि बीज लगाना बेहतर है या फिर पौधे लगाना बेहतर है, मैं कहता हूँ बीज लगाना बहुत ही बेहतर है। ये बेहतर कैसे चुनाव किया? 3 चीजों से। खर्चा कितना आता है? बीज लगाने में खर्चा 2 या 3 लेबर लगते हैं। एक लेबर की कॉस्ट अगर आपने लेडीज लेबर लगा दिया तो 300 रुपए एक लेबर लेता है। अगर आप 3 लेबर भी लगाते हो तो सिर्फ 900 रुपए में, या दो ही लेबर लगा लो आप, 3 भी जरूरत नहीं। दो लेबर 1 एकड़ में पूरी बुआई कर देते हैं 2 घंटे के अंदर। तो सिर्फ 600 रुपए खर्चा आएगा आपका बुआई का। लेकिन वही अगर आपको पौधे लगाने पड़ेंगे तो एक तो पौधे लगाने का खर्चा अलग, उसको 40-45 दिन मेंटेन करने का खर्चा अलग, उसको निकाल के फिर आप उसकी रोपाई करोगे, उसको फिर ड्रेंचिंग करोगे, पौधे फिर मर जाते हैं या फिर उसको कभी कभी सपोर्ट देना पड़ता है, उसका खर्चा अलग से करना पड़ता है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, वक्त ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है। तो इतने कॉम्प्लिकेशन और खर्चे में पड़ना ही क्यों? वैसे भी खेती में पहले से प्रॉब्लम कम है क्या जो आपको और प्रॉब्लम लानी है अपने खेतों में? तो बुआई करना सबसे आसान है, सबसे बेहतर है और इससे ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आती है। तो बुआई कितनी करनी है, कितनी नीचे? आधा से लेके 1 सेंटीमीटर सिर्फ नीचे जो है आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। ज्यादा नीचे नहीं दबा देना है। जितना ज्यादा अंदर आप दबा दोगे उसके, उतना ज्यादा जर्मिनेशन इसका कम होगा। तो आपका नाखून जितना होता है, अंगूठे का जो नाखून है ये ऊपर वाला पार्ट, बस उतना ही नीचे से डालो, आधा से 1 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो में आप देख ही सकते हो कि क्या कर रहा है ये बंदा। देखो बहुत सिंपल तरीके से ये जो है बुआई कर रहा है। देखो कितनी फास्ट बुआई हो रही है यहाँ पे। रोपाई इतनी फास्ट आप नहीं कर सकते हो। तो इतने सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे बुआई कर ली। बुआई करने से पहले आपको बेड जो है वो पूरा भिगो देना है। पूरा का पूरा बेड आपको अच्छी तरीके से 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पूरा बेड आपको पानी से भिगो देना है ताकि बेड में जो है वो स्थिति बन सके, ताकि मतलब बीजों के जर्मिनेशन के लिए और नए अंकुरन बढ़ने के लिए जो स्थिति की जरूरत है, जो मॉइस्चर की जरूरत है, वो पानी देने से बनती है। तो इसीलिए पहले पानी देना है, उसके बाद आपको जो है वहां पे बीज वहां पे आपको लगाने हैं। बीज लगाने के बाद 10 से 12 दिनों में जो है आपका पौधा आपके यहाँ पे जर्मिनेशन हो जाता है। ये 10 से 12 दिनों वाला नहीं है, ये मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन का पौधा है ये। लेकिन जो जर्मिनेशन जो है वो 10 से 12 दिनों में आपको दिखाई देने लगता है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको पौधा इस तरीके से बढ़िया तरीके से, यहाँ पे ये बीज लगाए हुए हैं, 15 से 20 दिन में आपको इस तरीके से बढ़िया जो है देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन अगर 15 से 20 दिन में जहां पे आपके यहाँ पे बीज नहीं उगाए हैं या फिर पौधे उगाए हैं लेकिन कुछ पौधे कमजोर है, कुछ कीट खा गए, कुछ को फफूंद लग गई, कुछ मर गए, तो वहां पे जो गैप फिलिंग होता है तो 15 दिनों बाद, बुआई से 15 दिनों बाद तुरंत आपको गैप फिलिंग करना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो खराब पौधा जो था
वो हम लोगों ने निकाल दिया। खराब पौधे हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खराब पौधा निकाल दिया, तुरंत वहां पे दूसरा बीज वहां पे लगा दिया। तो जहां बीज नहीं उगे, कमजोर पौधे हैं, पौधे मर गए, वहां पे तुरंत आपने दूसरा बीज लगा दिया, ठीक है। और ये आपके मल्चिंग और बाकी बेड प्रिपरेशन की वजह से ये बढ़िया तरीके से आपकी ग्रोथ होना शुरू हो गई पौधे की। अब यहाँ पे आप देखोगे पौधा ना पीला पड़ा हुआ है, ठीक है। पौधे पे कोई फफूंद नहीं है, पौधा गिर नहीं रहा है, पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हो बढ़िया है, पत्ते आप देख सकते हो कितने बढ़िया मस्त है, हरे कलर के। इसको देख के आपको भी खुशी हो जाएगी कि यार कितना मस्त बढ़िया तरीके से ये उग आया है। तो ये वाली ग्रोथ हमें चाहिए। ये वाली जब ग्रोथ होती है तो आप देखोगे 2 से 3 महीने के अंदर आपका पौधा 4 से 5 फीट का हो जाता है, कम से कम 4 फीट का 2 महीने का पौधा हो जाता है आपका। अब इसमें कोई खास तो कुछ किया नहीं, सिर्फ खेत की प्रिपरेशन, खेतों की तैयारी बढ़िया तरीके से की है। तो वहां पे पौधे के लिए जो है, अगर ऐसे दौरान अगर आप पानी भी कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपने बेड बनाया हुआ है, बेड से नीचे पानी का निकास हो जाता है, तो जड़ों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी चीज, जो जड़ें हैं उनको बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, वहां पे गद्दी बनी हुई है, बेड मतलब क्या, गद्दी बनी हुई है पूरी एकदम। तो उसकी वजह से जो जड़ें हैं वो भी, उनका भी विकास अच्छा हो रहा है, न्यूट्रिएंट वहां पे हम लोगों ने डाले हुए हैं अच्छे से, वो उसको मिल रहे हैं, तो पौधे की ग्रोथ भी वहां पे बढ़िया मिल रही है। और 1 रुपए का खर्चा उसके बाद नहीं आ रहा है, मतलब मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ, मेंटेनेंस के लिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रिपरेशन अच्छा करते हो तो देखो पौधे को कितना अच्छा पौधा आया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर अभी रुकना नहीं है हमें, तो इसका काम खत्म हो गया कि हम लोगों ने बीज लगा दिए, अपनी फसल जो है वो चल पड़ी है, ठीक है। फसल चल पड़ी है, लेकिन हमें और एक काम करना है, इसके अंदर अंतर फसल लेनी है, क्योंकि हम जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा निकलना भी तो जरूरी है। खेती काय के लिए कर रहे हैं हम लोग, खेती कर रहे हैं क्योंकि पैसे आ सके उसमें, तो प्रॉफिट बनाना जरूरी है खेती में। और वो प्रॉफिट कैसे लाया जाए, प्लानिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये उड़द की फसल है, तो यहाँ पे पौधे हम लोगों ने लगा दिए, मतलब बीज लगा दिया, वो बीज जो है अपना काम कर रहा है, वहां पे जो है पौधा उग आ रहा है बढ़िया तरीके से। लेकिन बीज का जो डिस्टेंस था कितना रखा होता, 10 फीट रखा था या 12 फीट रखा था, 10 फीट भी रखा तो भी चल जाएगा, शुरुआत में पौधा तो बड़ा हुआ नहीं है। बीज का जो क्या करना है आपको, वहां पे अंतर फसल लगा दो। उड़द की फसल यहाँ पे लगा दी बढ़िया तरीके से, बीच में हम लोगों ने मक्का लगा दी, जहाँ पे जगह थी वहां पे बीच में मक्का भी लगा दी वहां पे, तो मक्का चल रही है अपने हिसाब से, और बीच में जो है उड़द की फसल चल रही है। तो उड़द की फसल भी देखिए बढ़िया आई हुई है, और उड़द की फसल का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सहजन के पौधे को, क्योंकि सहजन के जो पौधे हैं वो तो बेड पे लगाए हुए हैं। तो उड़द का और सहजन का जो है कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। उड़द में जो है हम लोग खरपतवार नाशक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कीट और बाकी रोगों का भी वहां पे जो है वो प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि बीज की दूरी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने मेंटेन करी हुई है। और उड़द का मैं मान लो कि 1 एकड़ में जो है 2 से 3 क्विंटल यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि बीच में बेड लगाए हुए, तो नॉर्मली हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे 5 क्विंटल, 5 से 6 क्विंटल की फसल आती है। तो यहाँ पे मैं मान लो तो चलो आधी आ गई, मतलब 3 क्विंटल आ गई। तो उड़द का रेट क्या चलता है, आप या उसकी एमएसपी जो है वो मेरे ख्याल से 5-5.5 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। तो उड़द से ही आपने कितने, आपका कितना खर्चा निकल गया, 3 क्विंटल भी निकाल लिए तो 15 से लेके 18 हजार तो अंतर फसल से आपको 3 महीने में इसके अंदर मिल गए। तो मान लीजिए आपने मल्चिंग के ऊपर खर्चा किया होगा, या फिर आपने खाद के ऊपर खर्चा किया होगा, वो खर्चा तो बीज की फसल ही आपको दे गई। तो इस तरीके से आपका जो है खर्चा निकल रहा है, इसके बीच में से खर्चा निकल रहा है। तो ये अंतर फसल इस तरीके से जरूरी है। अभी आगे जाके मैं दिखाता हूँ कि आपकी खेती किस तरीके से दिखती है, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो है आपकी खेती किस तरीके से दिखनी चाहिए, ये देखो आप यहाँ पे। तो कितना सुंदर नजारा है, बढ़िया स्पेसिंग है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश बढ़िया आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक भी पौधा जो है पीला नहीं पड़ा हुआ है, एक भी पौधा मरा नहीं है।
बिल्कुल हरा भरा ग्रीन पौधा यहाँ पे आपको नजर आएगा, और खेती भी आपको कितनी बढ़िया मस्त तरीके से यहाँ पे नजर आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी है। ये मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने का, ये 3 से 4 महीने का पौधा होगा। और अगले साल नेक्स्ट ईयर देखोगे आप, इस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलता है। ये छटाई के बाद है, 1 साल के बाद इसका इसका तना आप देख लो एक बार। इस इसका जो पेड़ है, पेड़ का आप तना देख लो, इतना मोटा तना है। सिर्फ 1 साल में, 1 साल के अंदर अंदर इतना मोटा तना होता है। पेड़ को आप देखो, ऐसे पेड़ में जब फूल लगते हैं तो वो फूल ज्यादा नहीं गिरते हैं, उसकी फलियां बनती है, और फलियों का प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, क्योंकि पेड़ के पास कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फूल ला सके, ज्यादा से ज्यादा फलियां बना सके। अगर आपके खेतों में इस तरीके से मरे हुए पौधे हैं, 1 साल के ऊपर हो गया है, उसके ऊपर एक ही ब्रांच बनी हुई है, छोटे छोटे बाम्बू जैसे तने हुए हैं, उसके ऊपर आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि उसके अंदर कितनी फसल आएगी। तो फसल लाने के लिए ये सब प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर आप देखो, ये 12 फीट वाला डिस्टेंस है, पौधा बड़ा हो गया है, यहाँ पे अभी फ्लावरिंग का समय आने वाला है, फलियां भी लगती है, तो भी बीच में कितना स्पेसिंग है देख सकते हो आप। 12 फीट का स्पेसिंग है, इसके अंदर आप कुछ भी लगा लो, सोयाबीन लगा लो, आप उड़द लगा लो, आप चना लगा लो, आप सब्जी कर सकते हो, आप कोई भी फसल इसके अंदर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये जो फसल है, ये अंतर फसल आपका पूरा खर्चा पूरे साल में आपको निकाल देगी। और सहजन का जो भी बाद में आएगा, जितनी भी पैदावार आएगी, वो पूरी की पूरी आपके बैंक में एज ए प्रॉफिट चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, ये प्रॉफिटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और प्रैक्टिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ कि हाँ ये कर दो तो ये हो जाएगा। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ऐसी खेती में कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर अंतर फसल से आप सारा खर्चा निकाल लेते हो बढ़िया से, तो सहजन से या फिर कोई भी आपने वहां पे लगाया हुआ है फल वृक्ष, उससे आपको 100% प्रॉफिटेबल इसमें आपको आना ही आना है। इसके अंदर आप जो है अलग से फसल लगाओ, सब्जी लगाओ। अभी अंतर फसल कौन सी लगा सकते हो, तो अंतर फसल के लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। अंतर फसल की जो ऊंचाई है, वो अपनी जो मेन फसल है, जो मेन फल वृक्ष है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 3 से 4 महीने से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका जो पूरा कालावधि है, जो फसल निकलने का, जैसे उड़द 3 महीने का आता है, सोयाबीन 3.5 4 महीने में निकल जाता है, प्याज 4 महीने में निकल जाता है, सब्जी कोई भी ले लो आप, 3 से 4 महीने में निकल जाती है। उसकी हाइट छोटी होती है, ठीक है, और वो 3 से 4 महीने में फसल निकल जाती है। ऐसी कोई भी फसल ले लो आप, कोई भी ले लो, वो फसल आप इसके अंदर कर सकते हो, कोई पूछने की जरूरत नहीं किसी से, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया है क्या, कि पौधे की ऊंचाई, जो अंतर फसल है उसकी ऊंचाई कम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, उसका जो कालावधि है वो 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको जो भी फसल बिठानी है वो इसके अंदर आप लगा लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, इसमें 12 फीट के अंदर जो है आप फसल ले सकते हो, और पूरे साल भर ले सकते हो। तो अगर किसी दिन मौसम खराब होने की वजह से मोरिंगा में फल नहीं लगते हैं, फूल झड़ जाते हैं, या फिर कोई दिक्कत आती है, तो भी कम से कम आपका नुकसान जो है वो कम से कम रहेगा। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी आपका नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो नुकसान को जो है वो कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है, वो नुकसान को कम किया जा सकता है, ताकि हम लोग इसकी खेती में बने रहें। अगर इतना ज्यादा नुकसान हो जाए तो अगली साल कौन चाहेगा इसकी खेती करना। फिर ये निकालो कुछ और लगाओ, फिर वो निकालो कुछ और लगाओ, और यही करते रहते हैं हम लोग। तो प्लानिंग करनी है, 5 से लेके 8 साल तक हम लोग को बगीचा मेंटेन करना है, और उस हिसाब से हम लोग को पूरा बेसिक खेत की तैयारी करनी है, उस तरीके से पेड़ लगाने हैं। अब इनको पेड़ को देखो, एकदम सीधी लाइन में है, बिल्कुल देख रहे हो आप, हरे भरे पेड़ है, कोई इसमें जो है डिसीज नहीं है, और इसके तने मजबूत है, इसमें ब्रांचिंग बढ़िया हुआ है। इसके अंदर जो है इसके अंदर आप अंतर फसल बिल्कुल इसके अंदर आप लगा सकते हो, उससे अलग से आपको पैसे मिलेंगे। तो ये होती है
प्लानिंग। तो इस तरीके से जो है आप पूरे खेत को जो है वो तैयार करोगे। ठीक है, तो ये जो है ये नंबर है। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पीडीएफ जो बुक है, पुस्तिका है, वो बनाई हुई है। उसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, ताकि जब आप उसको देखोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आप नंबर जो है वो नोट कर लो, ठीक है। और इस नंबर पे जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दो कि भाई हमें जो है इसकी पुस्तिका या पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया वीडियो। अगर आपको पीडीएफ पीडीएफ दिखानी है ना आपको, ठीक है, चलो पीडीएफ में दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है बुकलेट, छोटी सी बुकलेट बनाई है, 3-4 पन्ने की बुकलेट है, ताकि आपको आसानी हो इसको करने में। आपके पास रहेगी तो आप इसको करोगे, और आप इसको दूसरे के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, जो अच्छी चीज है कम से कम वो शेयर करा करिए। तो यहाँ पे जो है कंपनी के थोड़ा सा संस्था के उत्पादनों के बारे में है। यहाँ पे ओडीसी 3 और पीकेएम1 और भाग्य के सीड जो है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ओडीसी 3 और पीकेएम1 मौजूद है, भाग्य मार्च के बाद जो है वो अवेलेबल होगा। तो किसी को अगर बीजों की वगैरह जरूरत पड़ती है तो आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बीज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल दिया हुआ है कि प्रति एकड़ पेड़ों की संख्या कितनी चाहिए, दूरी कितनी चाहिए और बीज की जरूरत है। टाइटल ऊपर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप लिखा हुआ है कि 12/8 किसको रखना है, जिनके पास बड़े ट्रैक्टर है, जिनको इंटर कल्चरल ऑपरेशन करना है, अंतर फसल वगैरह लगानी है, वो 12/8 का डिस्टेंस रख सकते हो। 450 पेड़ 1 एकड़ में आते हैं। कितने ग्राम बीज लगेंगे? 500 ग्राम आप बीज ले सकते हो, 1200 के करीब बीज आते हैं। अब ये एक्स्ट्रा के बीज क्यों लगते हैं? बाद में अगर वहां पे पौधे उग नहीं आते हैं, या फिर बीज कम उगते हैं, या फिर पौधे मर जाते हैं, तो गैप फिलिंग के लिए आप एक्स्ट्रा बीज जो है वो लेकर रख सकते हो। वही आप 10/8 भी दूरी रख सकते हो। इसमें कितने पेड़ आते हैं? 540 पेड़ आते हैं। तो आप सिर्फ पढ़ोगे तो भी आपको ये आसानी से समझ में आएगा, प्रति एकड़ पेड़ों की संख्या, दूरी और बीज की जरूरत। तो 12/8 के अंदर क्या फायदा है, 10/8 के अंदर क्या फायदा है, वो लिखा हुआ है। 10/8 के अंदर आप अंतर फसल एक बार ले सकते हो, या तो पहले ले सकते हो या फिर छटाई के बाद ले सकते हो। मतलब फसल निकलने के बाद जो छटाई होती है उसके बाद आप ले सकते हो। उसके बीच में क्या हो जाता है कि पेड़ एक बार बड़े हो गए तो वहां पे छाव गिरना शुरू हो जाता है, वहां पे आप फिर अंतर फसल नहीं ले पाते हो। तो अंतर फसल साल भर नहीं ले पाओगे वहां पे। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि इनकी खेती हमारे यहाँ होती है या नहीं होती है, या फिर हमारे यहाँ पे ये अच्छे से होगा या नहीं होगा, इन ये जो दुविधा होती है, अगर आपको ये दुविधा है, अगर आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है, तो आप 12/8 का डिस्टेंस ही लीजिए। क्योंकि अगर कहीं कहीं होता है कि अगर आपके यहाँ का मौसम नहीं बन पाता है, आपके यहाँ पे मिट्टी सपोर्ट नहीं करती है, या फिर आपके यहाँ आपको मार्केट मिलने में दिक्कत है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रायल एरर करना चाहते हो तो जो है अंतर फसल आपको सपोर्ट करेगी, और आपके जो पैसे हैं वो निकाल के दे देगी। ताकि कम से कम, चलो कल को मान लीजिए कि हमारे यहाँ वेदर में सूट नहीं होता, हमारे यहाँ वेदर में 2 बार नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही बार आ रही है, और वो जब एक बार आती है उसमें भी रेट बहुत कम रहते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आप 12/8 से सुलझा सकते हो। तो उसका और कोई तरीका नहीं है, 12/8 लगा लो, अंतर फसल लगा लो, इसको लगा लो। ठीक है, तो आपको नुकसान कम से कम हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जुताई, रोटावेटर, मार्किंग, बेड निकालना, ढाल बनाना, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी है। अगर किसी को बाद में वीडियो नहीं भी देखना है बार बार, कभी कभी वीडियो लंबे हो जाते हैं और उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो पीडीएफ के अंदर ये सारी प्रोसीजर क्रमवार लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ जाओगे। इसके अंदर बेसल डोज, जो बुआई से पहले या रोपाई से पहले जो खाद डालनी है वो भी लिखा हुआ है। गोबर खाद, केचुआ खाद, ऑर्गेनिक कल्चर, डीएपी, पोटैश। अगर आजकल में देखा जा रहा है कि डीएपी या 1846 जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता,
या फिर अवेलेबल भी होता है तो कभी कभी नहीं मिल पाता है, या फिर कोई भी दिक्कत होती है, 1840 आजकल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका भी विकल्प मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपकी गाड़ी कहीं पे आके रुके नहीं, कि आपने तो बोल दिया 1846 ले लो, अब हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, अब हम क्या डालें। तो आपकी गाड़ी कहीं पे भी रुकनी नहीं चाहिए। तो 1846 नहीं हो तो आपको मैंने इतने सारे विकल्प दिए, 10-26-26 डालो, नहीं है तो आप 20-20 जीरो और पोटैश डालो, 24-24 जीरो पोटैश डालो, या फिर 12-32-16 डालो, 14-28 14 डालो, 15-15-15 डालो। इसके अलावा कोई भी ग्रेड मिलती हो मार्केट में, बहुत सारी ग्रेड है, आपके यहाँ पे जो ग्रेड अवेलेबल है उसका आप डीएपी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपका काम रुकना नहीं चाहिए किसी एक चीज की वजह से। उसकी मात्रा यहाँ पे मैंने दी हुई है। तो अगर आप कोई और खाद ले रहे हो तो वो 200 ग्राम ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 150 इधर उधर भी हो गया तो कोई भूचाल आने वाला नहीं है, तो उसके लिए रुकना नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी में अपने अन्न द्रव्य होते ही है, ऐसा नहीं कि आपका पौधा जो है वो भूखा मर जाएगा। बाद में तो ड्रिप से हम लोग उसको जो है वो डालने ही वाले हैं, लेकिन आपके पास विकल्प बहुत सारे अवेलेबल है, जो आपके यहाँ पे आसानी से मार्केट में मिलता है, उसका आप चुनाव कर लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, इसमें कोई वो है नहीं कि बिल्कुल यही लेना है या फिर बिल्कुल वही लेना है। तो ये एक मैंने दिया हुआ है, ये अवेलेबल नहीं है तो 1846 की जगह पे ये वाले विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये वही दिया है, खाद के बाद आपको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना है और किस तरीके से आपको डालना है। अगर आपको मल्चिंग यहाँ पे नहीं करनी है तो यहाँ पे आपको जो है ऑर्गेनिक, अगर आपके यहाँ पे फसल के अवशेष है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप इस्तेमाल करो शुरुआत में, क्योंकि खरपतवार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है शुरुआत में। खरपतवार नाशक और लेबर का खर्चा बढ़ जाता है, खरपतवार नाशक वैसे भी शुरुआत में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो सिचुएशन में हमें नहीं पड़ना है। तो आप ये वाला कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सिंपल सा मल्चिंग डाल दो। ठीक है, इसको कब कैसे इस्तेमाल करना है ये भी दिया हुआ है। जिनकी मिट्टी बिल्कुल रेतीली है, बालू वाली मिट्टी है, मिट्टी में अपने उर्वरक, मिट्टी के अपने बोल रहा हूँ, ऊपर से नहीं, मिट्टी के अपने उर्वरक, मिट्टी के अपने न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है, पानी पकड़ने की क्षमता बहुत कम है, वहां पे ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, ऐसी परिस्थिति में आपको मल्चिंग का इस्तेमाल करना ही करना है। क्योंकि आप वहां पे मल्चिंग नहीं करोगे तो आपकी मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी तापमान की वजह से वो उड़ जाता है, वहां के न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पौधे जो है वो पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं या फिर पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ऐसी अगर आपकी मिट्टी है तो वहां पे बिल्कुल आप मल्चिंग का इस्तेमाल करिए, और उससे आपको बेहतर ग्रोथ और बेहतर पैदावार मिलेगी। इसके अंदर दूसरी चीज है, अगर आप ऑर्गेनिक या फिर फसलों के अवशेष का इस्तेमाल करने जा रहे हो तो ये इस्तेमाल आपको करना है जून से लेके नवंबर के बीच में। फरवरी से मई के बीच में आपको ऑर्गेनिक अवशेष नहीं डालने हैं, क्योंकि होता क्या है, आप ऑर्गेनिक अवशेष अगर फरवरी से मई के बीच में डालते हो तो वहां पे एक तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी अवशेष आपने डाले हुए हैं वो भी पानी सोख लेता है, और वैसे भी गर्मी में पानी की किल्लत होती है, पानी अवेलेबल कभी कभी नहीं होता है। उसके ऊपर जो है आपने ऑर्गेनिक का इस्तेमाल किया हुआ है, उसको सड़ाने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी पानी आपको कम पड़ सकता है। तो फरवरी से मई के बीच में जो है इसका इस्तेमाल मत करो, आप बारिश के बाद कर सकते हो, मतलब अक्टूबर के बाद जो है ऑर्गेनिक मल्चिंग आप डाल सकते हो। तो ये लिखा हुआ है पूरा, आप इसको पढ़ लेना कि कब इस्तेमाल करना है और कौन सी अवशेषों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ड्रिप लाइन सिस्टम, आपको 2 ड्रिप लाइन जरूरी है, उसका फायदा मैंने आपको बताया है। नजदीक का खर्चा जरूरी है लेकिन दूर का फायदा बहुत ज्यादा है। आपके पेड़ों का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना विकास होगा उतनी पैदावार मिलेगी, जितना विकास होगा उतना जो कीट और रोगों का जो नियंत्रण है उसके ऊपर खर्चा आपका कम होगा। तो हो सके नहीं, मैं तो बोलूंगा 2 ड्रिप लाइन जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज है, इसके अंदर लिखा हुआ है डबल ड्रिप लाइन की जरूरत।
बीज प्रक्रिया किस तरीके से करनी है। ये बीज प्रक्रिया की विधि है। जब भी आपको पीडीएफ मिले इसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सिंपल है, पढ़ के आप समझ जाओगे। तो बीज प्रक्रिया की विधि जो है वो आप इसमें पढ़ के जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सीड केयर, अगर कभी आपने हमसे बीज लिए हुए हैं तो ये सीड केयर जो है वो बीज प्रक्रिया के लिए हम लोग बीज के पैकेट के अंदर ही देते हैं ताकि किसानों को आसानी हो और किसान कम से कम करे। क्योंकि ये बीज पैकेट नहीं होता है तो किसान वो भी नहीं करता, मार्केट में जाके ढूंढता भी नहीं है। तो फिर हम लोग रेडीमेड उसको दे देते हैं कि भैया कम से कम कर लो, इसका फायदा आपको होगा। बुआई की विधि यहाँ पे दी हुई है। बुआई किस तरीके से करनी है, कितने अंतर पे करनी है, क्या क्या करना है, ये सब यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ते भी हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंत में जो है बात करते हैं खर्चे की। जरूरी है, खर्चे की बात करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने हमारे यहाँ जो हम लोगों ने किया हुआ है उसका सारा लेखा जोखा और खर्चा यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है ताकि आपको आइडिया मिल सके कि मुझे कहाँ पे खर्चा करना है, मुझे कितना बजट चाहिए, और उस हिसाब से जो है आप प्लानिंग कर सके। तो कितने लेबर लगते हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर आपने मिट्टी और पानी का परीक्षण किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने पहले किया हुआ था, मेरे ख्याल से 500 या 600 रुपए में मिट्टी और पानी का परीक्षण आपको करके मिल जाता है। अगर आप गहरी जुताई करते हो ट्रैक्टर द्वारा तो 1500 रुपए प्रति एकड़, या फिर 1500, या फिर घंटे के हिसाब से लेता है वो। तो आप वो देख लीजिए, आप अपने यहाँ के रेट इसके अंदर डाल सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद रोटावेटर के लिए कितना खर्चा आता है, मार्किंग के लिए कितना खर्चा आता है, बेड बनाने के लिए कितना खर्चा आता है। तो ये सारे खर्चे यहाँ पे दिए हुए हैं बीज बुआई तक के। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण है वो बेसल डोज का खर्चा है। बेसल डोज जो खाद हमने डाली है वो उसका खर्चा 15,000 से लेके 20,000 तक है। और ये थोड़ा सा शुरुआत में किसानों को बड़ा वो लगता है कि इतना ज्यादा खर्चा कर लिया आपने। तो इसका मैं गणित आपको बताता हूँ कि गोबर खाद आपको कितनी डालनी है, 10 किलो प्रति पौधा। तो अगर आपने 500 पौधे अगर आपने लगाए हुए हैं, लगाने हैं आपको, और 10 किलो आपको प्रति पौधा गोबर खाद डालनी है, तो 500 इंटू 10 मतलब 5,000 किलो, 5 टन गोबर खाद आपको चाहिए। अब एक ट्रैक्टर में जो है ट्रॉली जो आती है उसमें अंदाजन, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, एक अंदाजन उसमें 3 टन के आसपास गोबर खाद आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रॉली मंगाई थी। तो 2 ट्रॉली का खर्चा लगा लीजिए, यहाँ का जो रेट है वो 6,500 रुपए प्रति ट्रॉली का खर्चा है। तो मतलब 13,000 रुपए का गोबर खाद हो गया। वो गोबर खाद का ट्रांसपोर्ट, ट्रॉली का ट्रांसपोर्ट हो गया, और लेबर का खर्चा, ऐसा कुल मिला के कम से कम 13 से लेके 15,000 रुपए सिर्फ गोबर खाद के ऊपर खर्चा होता है। अगर ये गोबर खाद आपके खेतों में ही अगर उपलब्ध है तो ये तो खर्चा वैसे भी आपका बच जाएगा। तो वहां पे आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं कि भाई इसका खर्चा कहाँ पे हो रहा है। गोबर खाद रेडीमेड अगर आपके यहाँ पे सस्ता अवेलेबल है, आपके खेत में अवेलेबल है, और खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे ये 15,000 रुपए का जो लॉजिक है वो नहीं बैठता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ बाहर से लेके आ रहे हो, लेबर बाहर से लेके आ रहे हो, खाद सब कुछ, सारी गोबर खाद, केचुआ खाद, ये सब कुछ बाहर से लेके आ रहे हो, तो भी कितना खर्चा आता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो गोबर खाद आपकी 13 से 15,000 रुपए की हो गई। ठीक है, उसके बाद 1 किलो आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है। वर्मी कंपोस्ट की प्राइस कितनी है, हमारे यहाँ पे 10,000 रुपए प्रति टन है। तो आधा टन अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया तो 5,000 रुपए की वर्मी कंपोस्ट हो गई। मतलब वो 13,000 रुपए, ये 5,000 रुपए, 18,000 रुपए हो गए। और 18,000 रुपए प्लस आप केमिकल खाद डाल रहे हो ना, मतलब 1846 पोटैश, 10 26 26, इनकी जो है एक बोरी लगेगी, 50 किलो की एक बोरी लगेगी, जिसका आज का रेट है 1,300 1500 रुपए। तो ये जो ओवरऑल गणित है वो है 15 से लेके 21,000 रुपए की खाद जो है वो आपको 1 एकड़ में लगेगी। बाकी खर्चा जो है वो बहुत कम है, ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है इसके अंदर, नॉमिनल खर्चा है। तो
अगर एक पेड़ का खर्चा निकाला जाए इसके अंदर कि बुआई के लिए, रोपाई के लिए, अगर ये इस सब को हम लोग फॉलो करते हो और एक पेड़ का खर्चा निकालते हो तो वो आता है एक पेड़ के पीछे 100 रुपए का खर्चा आता है सिर्फ बुआई करने तक। इसमें नर्सरी की नहीं लगानी है, सिर्फ हम लोगों ने बीज डायरेक्ट लगा दिए तो वहां तक का पकड़ा हुआ। अगर आपने नर्सरी करी हुई है तो उसका तो फिर अलग से चला जाएगा। तो अगर आपने बीज बुआई करनी है और ये सब आपको फॉलो करना है तो एक करीबन जो है, और अगर सारा कुछ सब कुछ आप बाहर से लेके आ रहे हो, आपके खेतों में ना गोबर खाद है ना वर्मी कंपोस्ट है, कुछ भी नहीं है, आप बाहर से खरीद के लेने वाले हो, तो एक पौधे के पीछे आपका जो है 100 रुपए का खर्चा होगा। और 50 रुपए का जो खर्चा है, ये हो गया 100 रुपए, और 50 रुपए का खर्चा पूरे साल भर का। साल भर में एक्टिविटीज भी तो होगी, ड्रिप से खाद जाएगी या फिर छटाई होगी, बाकी सारी कीट का प्रबंधन होगा, फफूंद का प्रबंधन होगा और बाकी सारी चीजें होगी इसके अंदर। तो उसका खर्चा जो है वो एक 50 रुपए के आसपास या फिर 100 रुपए के आसपास पकड़ सकते हो। तो पूरे साल भर का जो बजट है आपका एक पेड़ के पीछे, वो आप लगा सकते हो 150 रुपए के आसपास का लगा सकते हो। अगले साल ये खर्चा आपका और कम हो जाएगा क्योंकि आपको जो है बीज बुआई और बीज रोपाई और ये सब नहीं करना है आपको। मल्चिंग पेपर भी आपको जो है वो नहीं लेना है इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर मल्चिंग पेपर भी नहीं लगाते तो भी आपका खर्चा कम हो जाता है। तो आप क्या क्या करते हो इसके ऊपर जो है वो आपका खर्चा आता है। लेकिन एक टेंटेटिवली मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपए से लेके 150 रुपए का आप जो है 100 रुपए का ही खर्चा कर लीजिए आप। अगर आपको 500 रुपए की पैदावार चाहिए उसके अंदर तो 100 रुपए का आप जो है वो खर्चा कर लीजिए यहाँ पे। पेड़ को ग्रो तो कहाँ पे खर्चा करना है ये भी मैंने आपको बताया है। तो खर्चा करते वक्त ऐसा नहीं कि 100 रुपए खर्चा करना है तो कुछ भी लेके आ रहे, कुछ भी डाल रहे, तो वहां पे भी नहीं करना है। खर्चा कहाँ करना है ये भी जरूरी है, खर्चा कितना करना है ये भी जरूरी है, क्योंकि फसल कितनी आने वाली है उसका भी कुछ इकोनॉमिकल गणित निकलेगा। तो 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक हम लोगों ने जो है एक साल के अंदर एक पौधे के ऊपर खर्चा किया हुआ है, और उससे हम लोग जो है एक पौधे में 400 से लेके 500 रुपए की फसल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया हम लोगों ने 100-150 रुपए तेरे को दिए हैं, अब तू मेरे को कम से कम जो है 400 से 500 रुपए की जो है वो पैदावार तू मुझे दे दे। और फिर इस ऊपर से आप जो है अपना गणित लगा सकते हो कि 300 रुपए या 200 रुपए प्रति पेड़, 300 रुपए प्रति पेड़ से जो है अगर एक पेड़ से आपको 300 रुपए का फायदा होता है, 350 रुपए का फायदा होता है, 500 पेड़ लगाए तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए का इनकम आप एक एकड़ में जो है, प्रैक्टिकल इनकम की बात कर रहा हूँ। ये जो वीडियो आता है कि करोड़ रुपए कमा लिए, 40 लाख कमा लिए, 50 लाख में, उसको हम हटा देते हैं। एक प्रैक्टिकल इनकम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कितनी इनकम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसमें। ये जो सवाल रहता है ये मैं आपको दे रहा हूँ कि कितना आपका खर्चा होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ बुआई तक का खर्चा है, बुआई के आगे भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा, इसलिए मैंने बोला कि 100 रुपए ये और 100 रुपए वो, 200 रुपए मैंने खर्चे कर लिए और 500 रुपए की मेरे को जो है वो फसल अपेक्षित है। इसके अंदर 300 रुपए का मुनाफा एक पेड़ के प्रति, एक टेंटेटिव ये पेपर वाला गणित है। जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल ही मतलब लकीर हो गई पत्थर की, क्योंकि मौसम के अनुसार भी बाकी चीजें हैं, लेकिन आपके गणित के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो 300 रुपए प्रति पेड़ का आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं। इसके अंदर आपने अंतर फसल भी लगाई हुई है। तो अगर ये सारा खर्चा जो आपने किया हुआ है, अगर वो आप अपना दिमाग चलाते हो, बढ़िया प्लानिंग करते हो, ठीक है, और ये सारा खर्चा अगर आप अंतर फसल से ही निकाल लेते हो तो आपका फायदा फिर दुगना हो जाएगा। क्योंकि आपके पेड़ पे जो आपने 200 रुपए खर्चे किए हुए थे, वो 200 मान ले 200 रुपए में से 100 रुपए का खर्चा ही मान लो, 50% खर्चा ही मान लो, 50% खर्चा आपके अंतर फसल ने निकाल दिया। चलो बहुत बढ़िया अंतर फसल नहीं हुई लेकिन कुछ तो हुई। जिसने 50% मैंने पेड़ पे 200 रुपए खर्चा किया था उसका 100 रुपए मेरी अंतर फसल ने निकाल दिया। अब मेरे पेड़ का खर्चा सिर्फ 100 रुपए है। 100 रुपए खर्चा, अगर उस साल अगर आपकी फसल बढ़िया हुई, अगर उस साल आपके पेड़ ने मान लो 500 रुपए की फसल दे दी तो 400 रुपए प्रति पेड़ का आपको फायदा होगा। मान लो उस साल आपके पेड़ ने ज्यादा फसल नहीं दी, मौसम खराब हो गया, मान लो 200, 250, 300 की ही दे दी, फिर भी आप घाटे में तो नहीं जा रहे हो।
और आज की डेट में ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान खर्चा कर रहा है, अपनी जेब से डाल रहा है और वापस कुछ नहीं मिल रहा उसको। तो 100 रुपए मैंने खर्चा कर लिया कि भाई मेरे को चलो कुछ ना, इस साल अच्छा नहीं गया, मौसम बिल्कुल खराब था और मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने जो जितना करना था वो मैंने कर लिया, बाकी तो वेदर का तो अपना ही है। तो उसकी वजह से भी चलो मुझे 100 या 150 रुपए ही एक पौधे से फ़ायदा हो गया, तो भी बैंक बैलेंस आपका बचा रहेगा और आप आगे के लिए भी जो है आप बने रहोगे इसकी खेती में। और अगर आपको फिर अगर ये सब नहीं आप कैलकुलेट करते हो, ऐसी प्लानिंग नहीं करते हो, तो फिर घाटे में जाना तय है। और जिस दिन आपके जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाता है और वापस नहीं आता है, तो ये वाली खेती जो है ज़्यादा दिनों तक आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। 1 साल देख लोगे, 1.5 साल देख लोगे, उसके बाद आप उसको निकाल देते हो। और हर साल ये होता है, बहुत सारे किसान लोग बीज लेके जाते हैं, उसको लगाते हैं और 1 साल, 1.5 साल बाद उसको निकाल भी देते हैं। क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है, ये कहीं न कहीं हम लोग भी जो है उन तक पहुँचाने में जो है कम पड़ रहे हैं। सिर्फ़ यूट्यूब से वीडियो बनाने में या वेबिनार करने से काम नहीं होता। कितने ही लोग देखते हैं? 1000 2000 लोग देखते हैं। बाकी किसी को वीडियो भेजा तो भी ये सारी चीज़ें नहीं देखते वो लोग। तो आपका भी काम है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, जानकारी प्रैक्टिकल लगती है, तो आप उसको सब्सक्राइब करो। क्योंकि आप तक मैसेज पहुँचाने में भी हमको खर्चा करना पड़ता है और कभी-कभी वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि कहाँ कैसे पहुँचेंगे आप तक। तो आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफ़िकेशन आपको आ जाता है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। हालाँकि व्हाट्सएप पे तुरंत जवाब नहीं आता, लेकिन हम लोग वो सवाल नोट करते रखते हैं और बाद में जब भी वेबिनार होता है उसके अंदर बात की जाती है। तो आप व्हाट्सएप पे सवाल के भेज के छोड़ दो, हम लोग उसको पकड़ लेते हैं और बाद में जो है कभी न कभी आपको उसका जो है जवाब डिटेल में आपको उसका मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये इसलिए ज़रूरी है ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम है बाकी किसानों तक भी ये जानकारी पहुँचाता है। आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से हमको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, उनको इसका फ़ायदा हो और आपके बिना ये काम नहीं हो सकता। तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो आप जो है बिल्कुल करिए मेरी हेल्प इसके अंदर, ठीक है? आपका भी फ़ायदा हो रहा है, आपके हमारे जो किसान भाई जो कम्युनिटी है, उनका भी इसके अंदर फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही है, इतना ही मुझे कहना था। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है, तो आप जो है सवाल अभी आप पूछ सकते हो। 5 मिनट है आपके पास, ठीक है? ज़्यादा आज लंबा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी 1 सवा घंटा हो गया है। तो 4-5 मिनट देता हूँ, अगर आपके सवाल है, तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हो। अगर सवाल नहीं है, तो आज का प्रोग्राम जो है हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है? नहीं है तो लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर जो है वो लिखा हुआ है 7588610001, ये नंबर लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ पुस्तिका है वो आप माँग सकते हैं, ये फ्री में है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, मैं आपको जो है दे दूँगा इसको। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे रहेगी, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो कोई सवाल आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। 1 सवा घंटा मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया। तो बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उसी इसी तरीके से अगले वीक में भी अगले वीक में भी एक और नया टॉपिक आएगा और एक नए विषय के बारे में बात करेंगे और एक अच्छी जानकारी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार नई जानकारी के साथ।